हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल आई लव फिज़िक्स में स्वागत है। आज हम कूलाम लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके सिलेबस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे आपके और आपके फ्रेंड्स की अच्छे से तैयारी हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। कूलाम का नियम जो है वो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से मैच खाता है। उसमें क्या थे कि आपके दो पिंड थे। ये आपका पिंड m1 था, ये आपका दूसरा पिंड m2 था, और इनके बीच की डिस्टेंस इन्होंने r मानी थी। तो इनके बीच में जो फोर्स बताया था न्यूटन ने, ये होता है G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। कूलाम का नियम लगभग इसी के सिद्धांत से मैच खाता है। कूलाम साइंटिस्ट थे, एक साइंटिस्ट थे कूलाम ने 1785 में इस नियम को बनाया था। उन्होंने इस नियम को दिया था। उन्होंने क्या बताया कि जैसे न्यूटन में क्या बताया था कि दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुत्क्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसी प्रकार कूलाम ने बताया था कि दो चार्ज हैं, ये आपका Q1 चार्ज हो गया, ये आपका Q2 चार्ज हो गया, और इनके बीच की डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं r। तो कूलाम ने बताया था कि इन दोनों चार्जों के बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल इन चार्जों के मल्टीपल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन चार्जेस के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो मैंने माना बच्चों, क्या है, मान लेते हैं, माना दो चार्ज Q1 तथा Q2 r डिस्टेंस पर स्थित हैं। मान लेते हैं कि दो चार्ज हैं आपके, एक Q1 है, एक Q2 है। ये क्या है, r डिस्टेंस पे स्थित हैं। तो कूलाम के प्रथम नियम के अनुसार, पहला नियम क्या बताया था कि इन चार्जेस के बीच में जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, इनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो क्या होगा, इन दोनों के चार्जेस के मल्टीपल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो क्या होगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा
Q1 इंटू Q2 के। इस इक्वेशन को हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। अब द्वितीय नियम के अनुसार, द्वितीय नियम के अनुसार क्या बताया था कि जो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है बच्चों, वो क्या होगा, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसके वर्ग के, स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इट मीन्स F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करते हैं बच्चों, लिखेंगे समीकरण एक और दो से क्या होगा, हम लिख सकते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आप लोगों को पता होगा कि डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल का जब हम साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, तो इसको हटाएंगे तो एक कांस्टेंट रख देते हैं, ये होता है आपका K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। एक्सपेरिमेंट से देखा गया बच्चों कि इस K की वैल्यू क्या होती है, ये होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जिसकी वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁹ तो रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, एंड इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं F इज इक्वल टू 9 × 10⁹ इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आई होप बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे जो आपका एप्सिलॉन नॉट है इसको बोलते हैं हम लोग एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी बोलते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। सो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, दो चार्जों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा उसकी वैल्यू ये होगी। इसी को हम लोग बोलते हैं कूलाम्स लॉ। अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वेक्टर फॉर्म में निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको वेक्टर फॉर्म में मान लेते हैं कि इफ़ Q1 से लेकर Q1 से Q2 तक, ठीक है, मिलाने वाली दिशा में अगर यूनिट वेक्टर इसका R12 होगा, ठीक है, जब Q1 से देखिए यहाँ पे Q1 से हम जब Q2 लेंगे इसका यूनिट वेक्टर हम लोग क्या लेंगे, R12 लेंगे, तो वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला क्या होगा, क्या होगा, ठीक है। चलिए वेक्टर फॉर्म देख लेते हैं इसकी। वेक्टर फॉर्म क्या होगा, लिख लीजिएगा। यदि फर्स्ट कंडीशन, यदि आवेश Q1 से Q को मिलाने वाली दिशा में
वाली दिशा में यूनिट वेक्टर, ठीक, ये हो R12 हो, देन तब फोर्स क्या होगा, तब फोर्स बच्चों ये होगा F21 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर और यूनिट वेक्टर 1 2। अच्छा बच्चों, अगर मान लीजिए अब इसकी दूसरी उल्टी कंडीशन होगी, उसमें क्या होगा, Q2 से लेकर Q1 होगा, तो फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में, तो ये हो जाएगा आपका 1 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर यूनिट वेक्टर, ये हो जाएगा आपका 2 1। तो मैंने आपको दोनों वेक्टर फॉर्म बता दी। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि दो जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, उनके बीच में क्या रिलेशन है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बच्चों, कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। जो बच्चों मैं आपको टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ, ये आपको किसी बुक्स में नहीं मिलेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं कोई दो पार्टिकल्स हैं, ये आपका पहला क्या हो गया, ये पहला आपका प्रोटॉन हो गया, और दूसरा क्या हो गया आपका इलेक्ट्रॉन हो गया। इन पे चार्ज क्या होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। और जो प्रोटॉन का मास होता है, इसका मास मान लेते हैं हम लोग m1 है, और इसका m2 है। इसका मास क्या होता है प्रोटॉन का 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 27 kg होता है, और इसका होता है मास 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 31 kg। ठीक बच्चों, आप लोगों को ये भी पता होगा कि सबसे हल्का कण जो होता है परमाणु का, वो आपका इलेक्ट्रॉन होता है, और सबसे भारी कण आपका न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। अब मान लेते हैं इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, r है। इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, r है। अब इनके बीच में अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, F, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स को Fg बोल देते हैं। Fg इक्वल टू क्या होगा, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होगा, और यहाँ पे g की वैल्यू होती है, आप लोग जानते हैं क्या होती है, 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 11, और इसका मास क्या हो जाएगा 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 27, और इसका मास क्या हो जाएगा 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 31 अपॉन इनकी बीच की डिस्टेंस आ रही रहेगी। इक्वेशन ये आपकी फर्स्ट हो गई। अब इनके बीच हम लोग, ये तो आपका क्या होगा बाय द न्यूटन्स लॉ। अगर हम यहाँ पे कूलॉम्स लॉ लगा के इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालें, तो क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम लोग बोलते हैं Fe। F इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 9 इंटू 10 की पावर 9। चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.6 इंटू 10 की पावर 19, और सेकंड चार्ज की क्या हो जाएगी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 अपॉन R स्क्वायर।
अब हम क्या करते हैं, ये क्वेश्चन सेकंड हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 को हम समीकरण 1 से भाग करते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 2 को 1 से भाग देने पर, तो चलिए भाग देते हैं बच्चों। तो क्या हो जाएगा, एफ ई अपॉन एफ जी इज इन इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर 19 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 अपॉन, देखिए आर स्क्वायर दोनों में सेम था तो बच्चों कैंसिल हो जाएगा, तो उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ और ये पॉइंट लिख देंगे 6.67 इंटू 10 की पावर 11 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 इंटू 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 31। तो बच्चों इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 2.27 इंटू 10 की पावर 39। इस पॉइंट, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 2.27 इंटू 10 की पावर 39। तो एफ ई इज इन इक्वल टू एफ ई अपॉन एफ जी इज इन इक्वल टू ये, तो अगर हम एफ ई की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2.27 इंटू 10 की पावर 39 इंटू एफ जी। ये आपका इक्वेशन क्या हो गया, ये इक्वेशन आपका थर्ड हो गया। इस इक्वेशन से ये पता चलता है बच्चों कि जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा होती है, ठीक है। कितना ज़्यादा होती है, इतनी टाइम्स ज़्यादा होती है। 10 की पावर 39 टाइम्स क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि एफ ई इज़ मोर ग्रेटर देन एफ जी। तो बच्चों आई होप ये आपको कंपैरिजन समझ में आया होगा और कूलाम का नियम भी आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो समझ में आया, लेक्चर समझ में आया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे आपके और आपके फ्रेंड्स की अच्छे से तैयारी हो सके। थैंक यू।